अभिमन्यु ने अनवी को ना बोलने के लिए इशारा किया। अनवी अभिमन्यु की तरफ देखने लगी। अनवी की नजरों का पीछा करते हुए वैशाली जी ने अभिमन्यु की तरफ देखा तो अभिमन्यु ने अपनी नजरें फेर ली और अपनी गर्दन के पीछे बालों में खुजाने लगा। उसे देख वैशाली जी मुस्कुरा दी। माँ, जैसा आपको ठीक लगे। अनवी बोली तो अभिमन्यु ने बच्चों जैसा मुंह बना लिया। अभिमन्यु का मासूम सा चेहरा देखकर अनवी मुस्कुराए बिना ना रह सकी। तो ठीक है, 15 दिन बाद का मुहूर्त फाइनल करते हैं, वैशाली जी बोली। तो इसी बात पर मुंह मीठा हो जाए। स्नेहा मिठाई की प्लेट सबके आगे करते हुए बोली। कांग्रेचुलेशंस। स्नेहा मन्नू को अपने हाथ से मिठाई खिलाते हुए बोली। फिर वो अनवी की तरफ बढ़ गई। कांग्रेचुलेशंस। स्नेहा ने अनवी का मुंह मीठा करवाया और उसके गले से लग गई। पंडित जी, एक और मुहूर्त निकालिए भूमि पूजन के लिए, राजेंद्र जी बोले। 2 दिन बाद का एक बहुत ही अच्छा मुहूर्त है भूमि पूजन का, राजेंद्र जी बोले। ठीक है, अब शादी का मुहूर्त तो आपने 15 दिन बाद का निकाल दिया, अब भूमि पूजन ही कर लेते हैं। अब मन्नू मासूम सा मुंह बनाते हुए बोला तो सब हंसने लगे। वैशाली जी ने पंडित जी को दक्षिणा दी और नमन को उन्हें उनके घर तक छोड़कर आने के लिए कहा। पंडित जी के जाने के बाद सब बैठकर आपस में सलाह मशवरा करने लगे। अब मनु राजेंद्र जी के साथ दिल्ली वाली फैक्ट्री के बारे में डिस्कस करने के लिए आर्ट टेक्सटाइल की ओर निकल गए। अन्वी बेटा, तुम हॉस्पिटल से आई हो, जाओ जाकर रेस्ट करो, मैं भी चलती हूँ, वैशाली जी अन्वी से बोली। माँ रुकिए ना, अन्वी बोली। हाँ आंटी जी, खाना खाने के बाद चले जाना, इसने अन्वी से सहमति जताते हुए बोली। नहीं बेटा, फिर कभी, अभी घर जाकर भूमि पूजन की तैयारी भी करनी है, वैशाली जी बोली और अनवी और स्नेहा को बाय बोलकर वहां से चली आई। शाम का समय, बालकनी में खड़ी अनवी डूबते सूरज को निहार रही है। काफी का मग लिए स्नेहा उसके पास आकर खड़ी हो गई और वो भी डूबते सूरज की सुंदरता को निहारने लगी। कितना सुंदर दृश्य है, स्नेहा डूबते सूरज की तरफ देखते हुए बोली। उगते हुए सूरज को तो सब सलाम करते हैं, दिन भर की थकान तो डूबता हुआ सूरज ही ले जाता है, अनवी बोली तो स्नेहा उसकी ओर देखने लगी। वाह, तू भी जीजू की तरह शायरी करने लगी, स्नेहा बोली तो अनवी मुस्कुरा दी। हाँ क्या बात है, कहो तो जीजू को अभी बुला लेती हूँ, स्नेहा अनवी को छेड़ते हुए बोली। कभी कभी इतनी खुशियों से भी डर लगता है कि कहीं मेरी खुशियों को मेरी अपनी ही नजर न लग जाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ भी आएगा जब मेरे अपने मेरे खिलाफ खड़े होंगे और पराए जिन्हें मैं ठीक से जानती भी नहीं थी वो मेरे अपने बनकर मेरे साथ खड़े होंगे, अनवी बोली। इन सारी पुरानी बातों को छोड़ और सिर्फ अभिमन्यु जीजू के बारे में सोच। ऐसा लाइफ पार्टनर चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलता, स्नेहा बोली। हाँ, प्यार का असली मतलब तो अभिमन्यु ने ही मुझे सिखाया है। मेरी खामियां जानते हुए भी उन्होंने मुझसे प्यार किया, मुझे हमेशा सपोर्ट किया, कभी भी अपना प्यार मुझ पर थोपा नहीं। अब मन्नू के बारे में सोचते हुए अनवी मुस्कुराते हुए बोली। वैसे इन सब में एक बात तो अच्छी हुई, स्नेहा बोली। क्या, अनवी बोली। अब मन्नू को जीजू कहने से पहले मुझे सोचना नहीं पड़ता। हाँ, अनवी ने इतना ही कहा। ढलते सूरज को देखते हुए अनवी और स्नेहा काफी देर तक वहां खड़ी बातें करती रहीं। चल अब आजा, तेरी शादी की लिस्ट तैयार करते हैं। कुछ देर बातें करने के बाद स्नेहा चहकते हुए बोली और रणबीर का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे तक ले आई। फिर दोनों लिस्ट बनाने में बिजी हो गई। अगली सुबह सुबह होते ही स्नेहा अनवी के कमरे में आ गई और अनवी को जगाने लगी। अनवी उठ, अनवी का ब्लैंकेट खींचते हुए स्नेहा बोली। मुझे नहीं, अभी थोड़ी देर और सोना है, अनवी ब्लैंकेट को वापस अपने मुंह तक खींचते हुए बोली। नहीं, जीजू के सपने बाद में देखना, पहले उन्हें अपना बनाने की तैयारी कर ले, स्नेहा बोली। क्या, अनवी ब्लैंकेट में से मुंह निकालते हुए बोली। शादी की शॉपिंग करने जाना है, मैंने आज ऑफिस से छुट्टी भी ली है, स्नेहा बोली। हाँ, 5 मिनट में उठती हूँ, अनवी बोली। ठीक है, मत उठ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर शॉपिंग टाइम से ना हुई तो शादी की डेट और आगे बढ़ जाएगी, स्नेहा बोली तो अनवी झट से उठकर अपनी सीट पर बैठ गई। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ, कुछ देर बाद अनवी बोली और उठकर बाथरूम की ओर बढ़ गई। उसे जाते देख स्नेहा मुस्कुरा दी और वहीं अनवी के रूम में बैठकर अपने फोन पर वीडियोस देखने लगी। तभी अनवी का फोन बज उठा। अनवी, तेरा फोन बज रहा है, बेड पर बैठे ही स्नेहा ने अनवी को आवाज दी। किसका है, अनवी ने अंदर से ही पूछा। जीजू का है, स्नेहा ने अनवी को आवाज लगाई। आती हूँ,
अनवी ने आवाज लगाई। सारी बेल बजने के बाद फोन कट गया। स्नेहा बोली ही थी कि अनवी के फोन पर अभिमन्यु का फोन फिर से आ गया। स्नेहा ने साइड बटन के फोन को साइलेंट कर दिया। कुछ देर बाद फोन फिर से बज उठा। फिर से आ गया। जल्दी आना, कुछ जरूरी काम होगा, स्नेहा बोली। तू फोन उठाकर बोल दे कि मैं बाथरूम में हूँ, थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, अनवी बोली तो स्नेहा ने फोन उठा लिया। इंतजार रहता है हर सुबह तेरा, रातें कटती हैं ले लेकर नाम तेरा, मुद्दत से बैठे हैं आस पाले कि कब आएगा पैगाम तेरा। फोन उठाते ही अभिमन्यु बोला, ओ, तो अब रातें काटना भी मुश्किल हो गया है। हाउ स्वीट, पर आपने अपनी आस गलत जगह लगा ली है जीजू। एक फ्री की एडवाइस है, फोन पर एक बार सामने वाले को बोलने का मौका जरूर देना चाहिए। स्नेहा हंसते हुए बोली तो अभिमन्यु उसकी आवाज सुनकर हड़बड़ा गया। तुम, अनवी कहाँ है? अभिमन्यु ने पूछा। बाथरूम में है, इसीलिए तो फोन नहीं उठा रही थी, लेकिन आपको कहाँ सबर है? मुझे लगा कोई जरूरी काम होगा, इसलिए बार बार आप फोन कर रहे हो। अनवी ने कहा उठा लो तो मैंने उठा लिया। स्नेहा बोली, ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ, अभिमन्यु बोला और उसने फोन कट कर दिया। फिर अपनी हरकत पर खुद ही मुस्कुरा दिया। इधर अनवी भी बाथरूम से बाहर आ गई। स्नेहा को हंसते हुए देख वो उसे देखने लगी। क्या हुआ, तू क्यों बत्तीसी निकाल रही है? और क्या कहा अभिमन्यु ने? कुछ जरूरी काम था क्या? अनवी ने स्नेहा से पूछा। हाँ, बहुत जरूरी काम था, स्नेहा बोली। क्या? अनवी ने पूछा। इंतजार रहता है हर सुबह तेरा, रातें कटती हैं ले लेकर नाम तेरा, मुद्दत से बैठे हैं आस पाले कि अब आएगा पैगाम तेरा। इसने अपना गला साफ करते हुए बोली और बोलने के बाद फिर से हंसने लगी। क्या? अनवी बोली। तेरे लिए जीजू ने बोला है, स्नेहा बोली तो अनवी उसे देखने लगी। तू उन्हें बता नहीं सकती थी कि तू बात कर रही है? अनवी थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए बोली। तेरे वो बताने का मौका दें तो बताती ना, स्नेहा आंखें मटकाते हुए बोली। हाँ, अनवी ने स्नेहा को घूरते हुए बस इतना ही कहा। अब मुझे क्यों घूर रही है? ले, बात कर ले अपने उनसे, स्नेहा उनसे सब पर जोर देते हुए बोली और अनवी को फोन पकड़ाकर बाहर आ गई। अनवी ने स्नेहा के हाथ से फोन लिया और सोच में पड़ गई। ये अभिमन्यु भी ना, स्नेहा की बातों के बारे में सोचते हुए अनवी खुद से बोली और फिर आकर मिरर के सामने बैठकर रेडी होने लगी। रेडी होने के बाद उसने अभिमन्यु का नंबर डायल किया। हेलो, अभिमन्यु के फोन उठाते ही अनवी बोली। कौन बोल रहा है? अभिमन्यु ने सामने से पूछा। हाँ, यह सवाल तब पूछना चाहिए था ना जब फोन स्नेहा ने उठाया था, अनवी बोली तो अभिमन्यु अपनी तर्जनी उंगली से अपने आईब्रो को खुजाने लगा। मुझे अभिमन्यु को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। हाँ, छोड़िए ये सब, ये बताइए कि फोन क्यों किया था? यूं ही, तुम्हारी याद आ रही थी, अभिमन्यु बोला। अच्छा, इतनी याद आ रही थी तो मैं अभी आ जाती हूँ आपके पास, अनवी बोली। अच्छा तो आ जाओ, तुम्हें किसने रोका है? अभिमन्यु बोला। ठीक है, तो घर पर ही रहना, मेरा इंतजार करने के बाद ही जाना, अनवी बोली। हाँ, मजाक अच्छा कर लेती हो, अभिमन्यु बोला। मजाक नहीं कर रही मैं, अनवी बोली। तुम आ ही नहीं सकती, अभिमन्यु बोला। अगर आ गई तो सब पर जोर डालते हुए अनवी बोली। तो तुम जो कहो, अभिमन्यु बोला। ठीक है, फिर अपनी बात से मुकरोगे तो नहीं, अनवी बोली। अभिमन्यु राजपूत अपनी जुबान से कभी नहीं मुकरता, अभिमन्यु बोला। देख लो, अनवी बोली। देख लिया, अभिमन्यु बोला तो अनवी ने फोन काट दिया और स्नेहा के साथ जल्दी से राजपूत विला की ओर निकल गई। कुछ देर बाद अनवी ने अपनी स्कूटी को राजपूत विला के गेट के पास आकर रोका। वाह यार, यह तो पूरा महल है, बाहर से इतना सुंदर है तो अंदर से कितना सुंदर होगा। राजपूत विला को देखते हुए स्नेहा बोली। तू अंदर जाकर खुद ही देख लेना, अनवी बोली। अनवी को देखते ही वॉचमैन ने गेट खोल दिए। अनवी ने स्कूटी को घर के बने पार्किंग एरिया में पार्क किया और स्नेहा के साथ अंदर आ गई। अनवी और स्नेहा अंदर आई तो वहां कोई नहीं था। स्नेहा हैरानी से इधर उधर देखने लगी। स्टनिंग, पूरा का पूरा महल है ये तो, लिविंग एरिया में खड़ी स्नेहा घर को देखते हुए बोली। तभी अनवी की नजर सीढ़ियों से उतरते हुए अभिमन्यु पर गई। उसने अपने एक हाथ में अपना लैपटॉप वाला बैग पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में फोन पकड़ा हुआ था। उसके कानों में ईयरपोड्स लगे हुए थे। किसी से फोन पर बात करते हुए वो सीढ़ियां उतर रहा था। अभिमन्यु को देखकर अनवी सीढ़ियों के पास आ गई
और अपनी आर्म को आपस में फोल्ड करके खड़ी हो गई। अभिमन्यु की नजर अनबी पर गई तो हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसके कदम वहीं रुक गए। उसे देखकर अनबी ने अपनी भौहें उचका दी। अभिमन्यु जल्दी से सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ गया। उसके कदम अनबी के पास आकर रुक गए। तुम सच में आ गई? अभिमन्यु हैरानी से बोला। कहा था ना। अभिमन्यु के कान के पास आकर अनबी धीरे से बोली। पर मुझे लगता है आपको मुझे यहाँ देखकर खुशी नहीं हुई। अनबी बोली। अगर माँ ने देख लिया तो क्या सोचेंगी वो? अभिमन्यु बोला। यही कि मेरी बहू थोड़ी मॉडर्न है। अपने दोबारा होने वाली पति के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। अनवी बोली तो अभिमन्यु उसे देखने लगा। तभी स्नेहा वहां आ गई। हाय जीजू। स्नेहा बोली। हाय, तुम भी यहाँ? अभिमन्यु ने स्नेहा को देखा तो और हैरान हो गया। हाँ वो। स्नेहा इतना ही बोली थी कि अनवी ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। तुझे घर देखना था ना, तो तू यहाँ क्या कर रही है? अनवी फटाक से स्नेहा से बोली। ओह हाँ जीजू, क्या मैं आपका घर देख सकती हूँ? स्नेहा ने अभिमन्यु से पूछा। हाँ क्यों नहीं, अभिमन्यु ने स्नेहा से कहा और फिर मेड को आवाज लगाकर उसे स्नेहा को घर दिखाने के लिए कहा। स्नेहा मेड के साथ घर देखने चली गई और अनबी अभिमन्यु को बड़े प्यार से देखने लगी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? अभिमन्यु ने पूछा। मैं शर्त जीत गई। अब शर्त के अकॉर्डिंग आपको वही करना होगा जो मैं करने को कहूंगी। अनबी अभिमन्यु के करीब होते हुए बोली। उसने अपनी बाहें अभिमन्यु के गले में डाल दी। अभिमन्यु अनबी की बाहों को अपने गले में देखकर मुस्कुरा दिया। आप हुक्म तो कीजिए मेरी जान। जान भी न्यौछावर है आप पर। अभिमन्यु भी अनबी के गले में बाहें डालते हुए बोला। जान नहीं चाहिए, बस आपका एक पूरा दिन चाहिए। आप और मैं और ढेर सारी बातें। अनबी बोली। दिया। अभिमन्यु बोला। और आपके फोन पर नो कॉल्स नो काम। अनबी बोली तो अभिमन्यु ने उसके गले से अपनी बाहें खींच ली। नो वे, अगर मैंने अपना फोन बंद कर दिया तो मेरे सारे काम ही रुक जाएंगे। करोड़ों का नुकसान हो जाएगा मेरा। अभिमन्यु बोला। अच्छा, अभी तो जान देने के लिए तैयार थे। अनबी बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए बोली। अनबी का मासूम चेहरा देखकर अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। ठीक है, कल का सारा दिन तुम्हारा। अनबी का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए अभिमन्यु बोला। अनबी बेटा, आ गई तुम? वैशाली जी अपने रूम से बाहर आई तो अनबी को देखते हुए बोली। वैशाली जी की आवाज सुनते ही अभिमन्यु ने अनबी के चेहरे से अपने हाथों को हटा लिया। जी माँ। अनबी जल्दी से वैशाली जी की ओर मुड़ गई। वो वैशाली जी के पैर छूने लगी तो वैशाली जी ने उसे रोक दिया। हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती। बोलने के बाद वैशाली जी ने अनबी को अपने गले से लगा लिया। अब मन्नी भी वैशाली जी और अनबी के पास आ गया। थैंक्स बेटा, बिजी होने के बाद भी मेरे एक बार बुलाने पर तुम यहाँ चली आई। वैशाली जी बोली तो अनबी आंखें बड़ी करके एकदम से अभिमन्यु को देखने लगी। अनबी को आपने बुलाया था यहाँ? अभिमन्यु अनबी को देखते हुए बोला। हाँ, वो मुझे कुछ काम था अनबी से। वैशाली जी बोली तो अनबी ने अपने दांतों तले जीभ दबा ली। क्यों, क्या हुआ? मैं अपनी बहू को बुला नहीं सकती? वैशाली जी अभिमन्यु से बोली। बुला सकती हैं, बिल्कुल बुला सकती हैं। अभिमन्यु अनबी को घूरते हुए बोला। तू खड़ी क्यों है, बैठ ना। मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करवाती हूँ। वैशाली जी बोली। अभी तू जरा अनबी के साथ बैठ, मैं अभी आई। वैशाली जी अभिमन्यु से बोली। जी माँ। अभिमन्यु वैशाली जी से बोला और अनबी के साथ वहां लगे सोफे पर आकर बैठ गया। तो तुम यहाँ मेरे लिए आई थी? अभिमन्यु अनबी के करीब होते हुए बोला। हाँ, अनबी बोली। तो तुम शर्त जीत गई। अभिमन्यु अनबी के और करीब आ गया। अभिमन्यु को अपने इतना करीब देखकर अनबी के दिल ने जोर जोर से धड़कना शुरू कर दिया। अभिमन्यु, क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा। अनबी घबराते हुए बोली। तो देखने दो। अब शर्त मैंने जीती है तो हिसाब तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। अभिमन्यु बोला। क्या मतलब? अनबी बोली। तुमने तो अपनी शर्त बता दी, लेकिन एक्चुअल में शर्त मैंने जीती है। तुम यहाँ मेरे लिए नहीं बल्कि माँ के बुलाने पर आई हो। अभिमन्यु बोला। हाँ तो एक ही बात है ना। अनबी बोली। नहीं, तुम शर्त हार गई हो। अभिमन्यु बोला। हाँ तो? अनबी बोली। तो शर्त जीतने पर मुझे क्या चाहिए? मुझे भी तो तुम्हें बताना है। अभिमन्यु बोला और उसने अनबी को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। घबराई सी अनबी इधर उधर देखने लगी। माँ। अनबी बोली तो अभिमन्यु घबराकर पीछे की ओर देखने लगा। अनबी पर उसकी पकड़ जरा सी ढीली हुई तो वो उसकी बाहों से छोड़कर उससे दूर हट गई। अभिमन्यु ने पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। अनबी के एकदम से उसकी बाहों से छूट जाने से
अभिमन्यु अनबी को देखने लगा। ओह, तो अभिमन्यु राजपूत से चीटिंग? अभिमन्यु बोला। वो अनबी की तरफ फिर से बढ़ता, इससे पहले ही वैशाली जी की आवाज उसके कानों में पड़ी तो अभिमन्यु वहीं रुक गया। वैशाली जी को देखकर अनबी मुस्कुरा दी और बड़े आराम से मुस्कुराते हुए वहां लगे सोफे पर बैठ गई। अभिमन्यु ने उसे मुस्कुराते देखकर मुंह बना लिया। सूद समेत हिसाब लूंगा तुमसे तो, अभिमन्यु अनबी को घूरते हुए धीरे से बोला। हाँ, तब की तब देखेंगे, अनवी बोली। हाँ, अभिमन्यु ने इतना ही कहा। उधर स्नेहा मेड के साथ पूरा घर घूम रही है। राजपूत विला उसे किसी शाही महल से कम नहीं लग रहा। ये घर और कितना बड़ा है? स्नेहा ने मेड से पूछा। जितना आपने देख लिया अभी उतना ही और बाकी है, मेड बोली और स्नेहा के साथ ऊपर की ओर बढ़ गई। अरे, ये बर्तन यहाँ किसने रख दिए? मैम ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी। जल्दी से इसे उठाकर नीचे रख आती हूँ। मेड की नजर कॉरिडोर में टेबल पर रखे चाय के बर्तनों पर गई तो वो बोली और फिर बर्तन उठाने में लग गई। मैम प्लीज आप यहाँ वेट कीजिए, मैं ये बर्तन नीचे रखकर अभी आई, मेड स्नेहा से बोली। ओके, स्नेहा बोली। मेड बर्तन लेकर नीचे आ गई और स्नेहा वहीं रुक गई। कुछ देर वहां रुकने के बाद घर को देखते हुए स्नेहा आगे की ओर बढ़ गई। कुछ दूर चलने पर उसे एक रूम नजर आया। रूम का डोर आधा खुला हुआ था। स्नेहा ने डोर में से अंदर रूम की तरफ झांका तो वहां कोई नहीं था। रूम बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित था। उसका इंटीरियर बहुत ही यूनिक था, इसलिए स्नेहा भी उसकी तरफ आकर्षित हो गई। वो खुद को अंदर जाने से नहीं रोक पाई। वाह, इतना एंटीक इंटीरियर! रूम को देखते हुए स्नेहा बोली। वो जैसे ही कुछ और आगे बढ़ी तो उसकी नजर बेड के ऊपर लगी नमन की बड़ी सी तस्वीर पर गई। ओह, तो इस खड़ूस का कमरा है ये, इतना वेल मेंटेड। हाँ, तो पुरानी चीजों से प्यार है, ये उम्मीद नहीं थी इससे। खैर, किसी चीज से तो प्यार है इसे। नमन की तस्वीर को देखते हुए स्नेहा खुद से बोली। इधर बाथरूम में नमन ने शावर ऑन किया और खुद उसके नीचे खड़ा हो गया। अच्छा हुआ यहाँ नहीं है वो, वरना सुबह सुबह उसकी शक्ल देखने को मिल जाती और पूरा दिन खराब हो जाता। स्नेहा खुद से बोली। फिर से उसकी नजर नमन की फोटो पर गई तो वो बड़े प्यार से उसे निहारने लगी। चाह कर भी वो अपनी नजर उसके चेहरे से हटा नहीं पाई। वैसे देखने में इतना भी बुरा नहीं है, बस राक्षसी प्रवृत्तियां कूट कूट कर भरी हुई हैं उसमें। है तो काफी क्यूट। कभी राक्षस भी क्यूट होते हैं क्या? ही हु उसकी तो बड़ी बड़ी मूछें, 2 से 3 सिर होते हैं। ये देखने में जितना इनोसेंट लगता है उतना ही बड़ा कमीना। पर देखा जाए तो उतना बुरा भी नहीं है। थोड़ा सा अकड़ू है बस, और थोड़ा खड़ूस भी। नमन की तस्वीर को निहारते हुए स्नेहा खुद से बातें करने लगी। अगर उस खड़ूस ने तुझे यहाँ देख लिया तो पता नहीं क्या क्या बातें सुनाएगा तुझे। चल जल्दी से निकल यहाँ से। कुछ देर बाद नमन की तस्वीर से नजरें हटाते हुए स्नेहा खुद से बोली और जैसे ही जाने के लिए मुड़ी तो बाथरूम से बाहर आता हुआ नमन उसे दिखाई दिया। कपड़ों के नाम पर उसने बस एक टॉवल अपनी कमर पर लपेटा हुआ था। हाँ, नमन को टॉवल में देखकर स्नेहा चिल्ला दी और उसकी तरफ पीट करके खड़ी हो गई। इधर बर्तन रखने के बाद मेड वापस ऊपर आई। स्नेहा की चिल्लाने की आवाज उसके कानों में पड़ी तो वो जल्दी से स्नेहा की आवाज का पीछा करते हुए नमन के कमरे तक आ गई। तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? नमन ने स्नेहा को देखा तो एक तेज आवाज में बोला। तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की के सामने एक टॉवल में खड़े हो? नमन की तरफ पीठ किए हुए ही स्नेहा बोली। ओह हेलो, ये मेरा कमरा है और मैं यहाँ जैसे मर्जी घूमूं, तुम्हें क्या? तुम यहाँ आई हो मेरे कमरे में, वो भी मेरी बिना परमिशन के। तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़के के कमरे में ऐसे आते हुए? नमन स्नेहा को घूरते हुए बोला। वो मैं तो रास्ता भटक गई थी, आप वो लंबा सा कोट पहनकर भी तो आ सकते थे ना, स्नेहा चिढ़ते हुए बोली। लंबा कोट? नमन बोला। हाँ भाई, जो आप अमीर लोग नहाने के बाद पहनते हैं, मूवीज में देखा है मैंने, स्नेहा बोली। बाथरोब होता है वो, स्नेहा की बात को समझते हुए नमन फटाक से बोला। जो भी होता है वो पहनकर नहीं आ सकते थे, स्नेहा बोली। हाँ, तो मुझे क्या सपना आया था कि तुम मेरे रूम में चोरी छुपे घुस आओगी और मेरा कोट आई मीन बाथरोब मैं पहनूं या ना पहनूं, तुम्हें क्या? नमन भी चिढ़ते हुए बोला। मेड बेचारी कभी स्नेहा को देखती तो कभी नमन को। दोनों चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नमन को गुस्सा करते देख मेड चुपचाप उसके रूम से बाहर आ गई और किचन की तरफ बढ़ गई। ओ हेलो, मैं कोई चोरी छिपे नहीं घुसी हूँ तुम्हारे रूम में। बोलते हुए स्नेहा पलटने लगी तो नमन चिल्लाया। ओए पीछे मत घूमना। नमन के चिल्लाने से स्नेहा वहीं रुक गई। तुम कपड़े क्यों नहीं पहन लेते? नंगी घूमने का शौक है क्या?
स्नेहा बोली, हाँ है शौक, तुम्हें इससे क्या, वैसे भी मेरे बाथरूम के आगे तुम खड़ी हो। नमन चिढ़ते हुए बोला, हाँ तो हट जाती हूँ, इसमें चिढ़ने वाली क्या बात है। स्नेहा बोली, हटो और आंखें बंद करके इस कमरे से निकल जाओ। नमन बोला, निकल रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे इस घोंसले में रुकने का। स्नेहा उसकी तरफ घूमते हुए बोली। फिर उसकी नजर नमन पर गई तो उसने अपनी आंखों को अपने हाथ से कवर कर लिया। वाट घोंसला, तुम्हें मेरा रूम घोंसला लगता है, नमन चिढ़ते हुए बोला, और गुस्से से स्नेहा की तरफ बढ़ा ही था कि उसका पैर कारपेट में फंस गया और वो लड़खड़ाते हुए स्नेहा के ऊपर जा गिरा। नमन के गिरने से स्नेहा भी खुद को संभाल नहीं पाई और पीछे बेड पर गिर गई और नमन उसके ऊपर आ गिरा। नमन की नजर स्नेहा के चेहरे पर गई तो वो उसी में खो गया। स्नेहा ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था। इसके चेहरे की मासूमियत देखकर नमन मुस्कुरा दिया। स्नेहा ने अपनी आंखें खोली तो उसकी नजरें भी नमन की नजरों से टकराईं। इधर वैशाली जी ने अभिमन्यु और अनबी को एक साथ सोफे पर बिठा दिया और फिर अनबी की गोद में एक थाल रख दिया जिसमें एक रेड कलर की साड़ी और मैचिंग ज्वेलरी रखी हुई थी। माँ, ये सब, हैरानी से वैशाली जी की ओर देखते हुए अनबी बोली, कल भूमि पूजन है और मैं चाहती हूँ कि तुम भूमि पूजन में ये साड़ी पहनो। वैशाली जी बोली तो अनवी उनकी तरफ देखने लगी। कल से तुम्हारी जिंदगी का एक नया सफर शुरू होने जा रहा है और अपने उस सफर में इसे मेरा आशीर्वाद समझो। वैशाली जी बोली तो अनवी मुस्कुरा दी। वैशाली जी ने प्यार से उसका माथा चूम लिया। वैशाली जी का प्यार देख अनवी की आंखें नम हो गईं। खुशी के मौके पर आंसू नहीं बहते। अनवी की भीगी पलकों को साफ करते हुए वैशाली जी बोली तो अनवी उनके गले से लग गई। मैम, नाश्ता लग गया है, मेड वैशाली के पास आकर बोली तो वैशाली जी ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो अभिमन्यु और अनवी के साथ डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गईं। ये स्नेहा कहाँ रह गई, अनवी अभिमन्यु से बोली। स्नेहा भी आई है तुम्हारे साथ। स्नेहा का नाम सुनते ही वैशाली जी बोली, जी माँ, उसे घर देखना था तो वो मेड के साथ घर देखने के लिए चली गई। अनवी बोली, ठीक है तो उसे कॉल करो और नाश्ते के लिए बुला लो। वैशाली जी बोली, जी माँ, अनवी बोली और स्नेहा को कॉल करने लगी। इधर स्नेहा और नमन अभी भी एक दूसरे की आंखों में खोए हुए हैं। स्नेहा का फोन बजा तो दोनों होश में आए। स्नेहा ने जल्दी से अपने हाथों को नमन के कंधों से हटा लिया। नमन ने भी अपनी नजरें स्नेहा पर से हटाई और उठ खड़ा हुआ। आई एम सॉरी, वो कारपेट में मेरा पैर फंस गया था। नमन अपनी नजरें चुराते हुए बोला। इट्स ओके, स्नेहा भी अपनी नजरें चुराते हुए बोली और फिर उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और नजरें चुराते हुए नमन के कमरे से बाहर आ गई। ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही। जब स्नेहा ने अनवी का फोन नहीं उठाया तो अनवी खुद से बोली। तभी उसे सामने सीढ़ियों से उतरती हुई स्नेहा नजर आई। स्नेहा को देखते ही अनवी उसकी ओर बढ़ गई। कहाँ रह गई थी तू, और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी, अनवी स्नेहा के पास आते हुए बोली। अनवी का सवाल सुनकर स्नेहा अपने ही ख्यालों में खो गई। नमन की करीबी उसे एक अलग ही एहसास दे गई। अब कहाँ खो गई, माँ कब से तुझे नाश्ते के लिए बुला रही हैं, चल जल्दी आ जा, फिर हमें मार्केट भी जाना है। अनवी बोली तो स्नेहा हाँ में सिर हिलाते हुए उसके साथ डाइनिंग टेबल पर आ गई। वैशाली जी सबको नाश्ता सर्व करने लगी। कुछ देर बाद नमन भी रेडी होकर नीचे आ गया। वो नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आया तो स्नेहा थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई। नमन ने अपनी चेयर को पीछे खींचा और बैठ गया। उसकी नज़र स्नेहा पर गई तो उसने अपनी नजरें चुरा ली। नाश्ता करने के बाद नमन जल्दी से ऑफिस के लिए निकल गया। नमन को जाते देख स्नेहा ने एक लंबी सांस ली। अभी तो यह चला गया, लेकिन ऑफिस में कैसे इससे नजरें मिलाऊंगी मैं, स्नेहा खुद से बोली। अब चले, नाश्ता करने के बाद अनवी स्नेहा से बोली। हाँ, स्नेहा बोली। अनवी पार्किंग एरिया की ओर बढ़ गई और स्नेहा को अभिमन्यु ने रोक लिया। स्नेहा, तुमने राठौर टेक्सटाइल को मेल भेज दिया, अभिमन्यु ने स्नेहा से पूछा। यस जीजू, इस शुभ काम में मैं देरी कैसे कर सकती थी, मैंने सुबह ही उन्हें मेल सेंड कर दिया था और अब तक तो उन्हें मिल भी गया होगा। स्नेहा बोली तो अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। सारा राठौर, आपसे अपनी उल्टी गिनती शुरू कर लो, मुस्कुराते हुए अभिमन्यु अपने मन में बोला। स्नेहा, तुझे चलना भी है कि नहीं, अनवी वापस अंदर आते हुए बोली। हाँ चल रही हूँ ना, स्नेहा बोली और अनवी के साथ बाहर की ओर बढ़ने लगी तो वैशाली जी ने उसे रोक लिया। अनवी बेटा,
अपनी शगुन की साड़ी तो लेती जा। वैशाली जी हाथ में साड़ी और ज्वेलरी लिए अनवी के पास आ गईं। ओह सॉरी माँ, मैं भूल गई थी। अनवी बोली, हमें सुबह जल्दी निकलना है, ये मत भूल जाना। वैशाली जी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं भूलती, और अगर भूल भी गई तो आप है ना मुझे याद दिलाने के लिए। वैशाली जी को हक करते हुए अनवी बोली, हाँ। वैशाली जी मुस्कुराते हुए बोली, अब चलें। मैंने सिर्फ हाफ डे की लीव ली है, पूरे दिन की नहीं। अगर हाफ डे के बाद एक सेकंड भी लेट हुआ तो वो खड़ूस मुझे कच्चा चबा जाएगा। स्नेहा बोली, खड़ूस? वैशाली जी बोली, हाँ आपका छोटा बेटा। स्नेहा फटाक से बोली तो वैशाली जी उसे आंखें बड़ी करके देखने लगी। हाँ वो मैं। स्नेहा ने वैशाली जी को अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। फिर उसने दांतों तले जीभ दबा ली। घबराई सी स्नेहा को देखकर सब हंस दिए। फिर अनवी और स्नेहा ने सबको बाय बोला और वहां से चली आई। उनके जाने के कुछ देर बाद अभिमन्यु भी ऑफिस के लिए निकल गया। दिल्ली, राठौर टेक्सटाइल। सारा अपने केबिन में बैठी हुई अपना काम कर रही है। अपना काम खत्म करने के बाद वो अपने मेल चेक करने लगी। आर्ट टेक्सटाइल का मेल, कहीं इन्होंने मेरे ऑफर को रिजेक्ट तो नहीं कर दिया। सारा सोचते हुए घबराई सी बोली, पहले बेटिंग में डाल दिया और अब रिजेक्ट कर दिया। क्या कहूंगी मैं सबसे? फिर से मुझे पापा की खरी खोटी बातें सुननी पड़ेंगी। परेशान सी सारा अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़कर बैठ गई। तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ और विवान अंदर आ गया। एनी प्रॉब्लम? विवान ने सारा को परेशान बैठे देखा तो उससे पूछा, हमारा ऑफर फिर से रिजेक्ट कर दिया आर्ट टेक्सटाइल ने। सारा मायूसी बोली, क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? इस बार तो हमने आर्ट टेक्सटाइल के अकॉर्डिंग ही फाइल तैयार की थी। विवान हैरान होते हुए बोला, यकीन नहीं होता तो खुद ही देख लो। सारा बोली और उसने अपना लैपटॉप विवान की ओर घुमा दिया। ये मैसेज तो तुमने ओपन भी नहीं किया। विवान लैपटॉप में मैसेज को देखते हुए बोला, ओपन करने से क्या फायदा, रिजेक्शन ही होगा इसमें। सारा मुंह बनाते हुए निराश सी बोली और उठकर अपने केबिन की विंडो के पास आ गई। सारा की बात सुनकर विवान ने अपना सिर दाएं से बाएं हिला दिया और फिर लैपटॉप पर मेल को ओपन करने लगा। जैसे ही उसने मेल को ओपन किया, उसके चेहरे के हाव भाव ही बदल गए। उसकी आंखें चमक उठी और चेहरे पर एक स्माइल आ गई। आई कांट बिलीव दिस। मेल को देखते हुए विवान हैरान सा बोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि अब हमारी कंपनी को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। आर्ट टेक्सटाइल एक लास्ट उम्मीद थी, वो भी खत्म हो गई। सारा बोली, अब हमें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। विवान खुश होते हुए बोला, क्या? सारा विवान की ओर घूमते हुए बोली, हाँ, आर्ट टेक्सटाइल ने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है और कल हमें भूमि पूजन के लिए इनविटेशन भी भेजा है। विवान चहकते हुए बोला, ये क्या बोल रहे हो तुम? सारा हैरानी से विवान की ओर देखते हुए बोली, सारा, तुम एक बार मैसेज ओपन करके देखती तो तुम्हें पता चल जाता। विवान बोला तो सारा जल्दी से अपने टेबल की ओर लपकी और लैपटॉप को अपनी तरफ घुमाकर मेल रीड करने लगी। ओ माय गॉड, अनबिलेबल। सारा बोली और खुशी के मारे उछल पड़ी। हमें यह डील मिल गई। सारा उछलते हुए विवान के गले लग गई। विवान ने भी अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट ली। अब पापा को पता चलेगा कि उनकी एक ही बेटी काबिल नहीं थी। सारा राठौर भी उनकी कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। सारा बोली, थैंक्स टू यू। अगर तुम इस समय मेरा साथ ना देते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। आई लव यू सो मच। सारा विवान के गले लगे हुए ही बोली, लेकिन विवान कुछ नहीं बोला। सारा ने विवान के गले से अपनी बाहों को हटाया और उसके सामने खड़ी हो गई। अभी मुझे रिप्लाई नहीं दोगे? तुम ही बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह बन जाए? सारा विवान की आंखों में देखते हुए बोली, लव यू टू। विवान बोला तो सारा की आंखों में चमक आ गई। क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना। सारा हैरानी से विवान को देखते हुए बोली, मैंने ही तुम्हारे प्यार को समझने में देर कर दी, लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। मैंने तुम्हें कभी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, हमेशा तुमसे एक गैप बनाए रखा, लेकिन तुमने कभी भी हार नहीं मानी। मेरी रूडनेस को, मेरी इग्नोरेंस को बड़े ही प्यार से झेला है तुमने। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अतीत को भूलकर जिंदगी की एक नई शुरुआत की जाए। विवान बोला तो सारा वहीं खड़ी हकी बकी सी इसे देखती रही। ऐसे क्या देख रही हो? विवान ने सारा को अपनी ओर ऐसे देखते पाया तो बोला, क्या तुम सच कह रहे हो?
सारा विवान की ओर देखते हुए बोली। हाँ, विवान बोला और उसने अपनी बाहें फैला दी। सारा भी उसकी बाहों में समा गई। आज का दिन मेरी लाइफ का बेस्ट दिन है। आज मुझे डील भी मिल गई और तुम भी। सारा खुशी से चहकते हुए बोली। अब देखती हूँ मुझे कौन रोक सकता है ऊंचाइयों को छूने से। फाइनली आज मैंने तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया, अनन्या राठौर। बिजनेस की दुनिया में भी और विवान के दिल से भी। अब तुम्हारा नाम यहाँ कोई नहीं लेगा, अनन्या राठौर। इस दुनिया से तो तुम 2 साल पहले ही चली गई थी, लेकिन आज विवान के दिल से भी चली गई। फाइनली आज मैंने पूरी तरह से तुम्हें हरा दिया। विवान के गले लगे ही सारा अपने मन में बोली और फिर मुस्कुरा दी। मुंबई, नमन का ऑफिस। नमन अपने केबिन में बैठा हुआ है। उसने अपने सिर को चेयर की बैक से लगाया हुआ है। उसके हाथ में पकड़ा हुआ पेन लगातार उसकी उंगलियों में हिल रहा है। उसके होठों पर मंद मंद मुस्कान तैर रही है। स्नेहा का चेहरा उसकी आंखों के आगे से हटने का नाम नहीं ले रहा था। तभी नमन की नज़र सामने से आती हुई स्नेहा पर गई। नमन अपनी चेयर से उठा और अपने केबिन में बनी गिलास विंडो के पास आ गया, जो बाहर ऑफिस की ओर बनी हुई थी। स्नेहा जल्दी से अपने केबिन की ओर बढ़ गई। उसने अपना बैग टेबल पर रखा और अपने काम में लग गई। यह मुझे क्या हो गया? मैं क्यों इस नक्सड़ी बंदरिया के बारे में सोच रहा हूँ? नमन ने अपना सिर झटका और वापस आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। उसने एक लंबी सांस ली और फिर अपना लैपटॉप ओपन करके काम करने लगा। रात का समय, घनी अंधेरी रात में अनवी दिल्ली की गलियों में डरी सहमी सी भाग रही है। एक परछाई उसका पीछा करते हुए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। अनवी ने बहुत कोशिश की उससे बचने की, लेकिन वो साया धीरे धीरे उसके बेहद करीब आ गया। वो साया उसे नुकसान पहुंचाता इससे पहले एक आदमी ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। डरी सहमी अनवी का ध्यान उस आदमी पर गया तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु था। उसने अपना हाथ अभिमन्यु के हाथ पर रख दिया। वो साया अनवी की ओर बढ़ता इससे पहले अभिमन्यु ने अनवी को अपनी ओर खींच लिया। अनवी और अभिमन्यु दोनों उस साय से बचने के लिए भागने लगे। वो साया भी उनके पीछे पीछे भागता रहा। आखिर उस साय ने अभिमन्यु को निगल लिया। अनवी एकदम से चिल्लाते हुए अपने बिस्तर से उठ बैठी। अभिमन्यु! अनवी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर स्नेहा अपने बिस्तर से उठ खड़ी हुई और जल्दी से अनवी के कमरे की तरफ भागी। स्नेहा ने उसके कमरे की लाइट ऑन की तो अनवी इधर उधर देखने लगी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों से आंसू छलक आए थे। क्या हुआ अनवी? तू ठीक तो है ना? स्नेहा जल्दी से अनवी के पास आकर बैठ गई। वो अभिमन्यु, अनवी रोते हुए बोली। तूने कोई बुरा सपना देखा क्या? स्नेहा अनवी का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोली। मुझे अभिमन्यु के पास जाना है, अनवी बोली। फिर उसने जल्दी से अपने ऊपर से ब्लैंकेट उठाया और बेड से उठ खड़ी हुई। अनवी, अभिमन्यु जीजू ठीक है? तूने कोई बुरा सपना देखा है? स्नेहा बोली। नहीं, मुझे अभी अभिमन्यु के पास जाना है। उन्हें मेरी ज़रूरत है, घबराई सी अनवी बोली। अनवी, अभी रात के 2 बज रहे हैं। इतनी रात को कहाँ जाएगी तू? और जीजू? जीजू भी सो रहे होंगे। इसने अनवी को उसके कंधे से पकड़कर समझाते हुए बोली। मुझे बस अभिमन्यु के पास जाना है, अनवी बोली और स्नेहा के हाथों को अपने कंधे से झटकते हुए आगे की ओर बढ़ गई। स्नेहा उसे रोकते हुए उसके पीछे पीछे चल दी, लेकिन अनवी कहाँ रुकने वाली थी। वो जल्दी से एंट्रेंस के डोर के पास पहुंच गई। उसने जैसे ही डोर खोला, उसके सामने अभिमन्यु खड़ा था। अनवी ने अभिमन्यु को अपने सामने खड़ा देखा तो झट से उसके गले से लग गई। अभिमन्यु ने भी अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट ली। इसने अभिमन्यु को सामने देख हैरान रह गई। हाँ, आखिर दिल से दिल तक आवाज़ पहुंच ही गई। इसने खुद से बोली और फिर मुस्कुरा दी। अभिमन्यु, आप ठीक हो? अनवी अभिमन्यु का चेहरा अपने हाथ में भरते हुए बोली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम आओ मेरे साथ। अभिमन्यु अनवी को अंदर ले आया। अभिमन्यु ने बड़े आराम से अनवी को सोफे पर बिठाया और खुद उसके सामने घुटने के बल जमीन पर बैठ गया। अभिमन्यु ने अनवी के दोनों हाथों को अपने हाथ में भर लिया। अनवी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। अभिमन्यु बोला। मुझे दिल्ली नहीं जाना, अनवी बोली तो अभिमन्यु हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। दिल्ली नहीं जाना? लेकिन क्यों? अभिमन्यु ने पूछा। मेरा अतीत पहले से ही उलझा हुआ है। मैं नहीं चाहती कि आप भी उसमें उलझें।
मेरे अतीत की परछाई आपको भी निगल जाएगी। अनवी रोते हुए बोली। अनवी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने जो सपने में देखा वो बस तुम्हारा वहम था। अभिमन्यु बोला और उसने अनवी की नम आंखों को अपने हाथ से पोंछ दिया। अगर सच में सारा ने आपको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? अनवी रोते हुए बोली। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, अभिमन्यु बोला। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो? अगर मेरी वजह से आपको कोई नुकसान पहुंचा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, अनवी बोली। इस बार सारा राठौर का सामना अनन्या राठौर से नहीं बल्कि अभिमन्यु राजपूत से होगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? अभिमन्यु बोला। आप पर तो भरोसा है, लेकिन उस सारा पर 1% भी भरोसा नहीं है मुझे। कहने को तो वो मेरी बहन है, लेकिन किसी दुश्मन से कम नहीं है। नहीं, मैं किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहती, अनवी बोली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। डोंट वरी, अब मन्नू राजपूत अपने दुश्मन को इतनी आसानी से जीतने नहीं देता। जिसने भी तुम्हें तकलीफ दी है, अब उसकी बारी है तकलीफ झेलने की। अब मन्नू बोला तो अनवी उसके गले से लग गई। अब चलो, चलकर सो जाओ। स्ट्रेस तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, अब मन्नू बोला और बड़े प्यार से अनवी को उसके रूम में ले गया। उसने अनवी को बेड पर लिटाया और ब्लैंकेट उड़ा दिया। अमन्यु खुद भी उसके सिराने बैठ गया और उसके बालों को सहलाने लगा। अमन्यु के साय में अनवी कुछ ही देर में गहरी नींद में चली गई। जीजू, अमन्यु जाने लगा तो स्नेहा ने उसे आवाज लगाई। तुम सोई नहीं अभी? अमन्यु ने स्नेहा को देखा तो बोला। नहीं, थैंक्स जीजू कि आप यहाँ आ गए, वरना अनवी को संभालना मेरे लिए मुश्किल हो जाता, स्नेहा बोली। हाँ, इसलिए तो आ गया, अभिमन्यु बोला। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि आपको सब कैसे पता चला? स्नेहा बोली तो अभिमन्यु मुस्कुरा दिया और उसने कैमरे की तरफ इशारा किया। ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि आपको देर रात तक काम करने की आदत है और फिर सोने से पहले अनवी का चेहरा देखने की। स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली तो अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। गुड नाइट। अभिमन्यु जाने लगा तो स्नेहा ने उसे फिर से रोक लिया। जीजू प्लीज, आप यहीं रुक जाइए। अगर अनवी फिर से पैनिक हो गई तो उसे संभालना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आप उसके पास रुकोगे तो मुझे अनवी की फिक्र नहीं रहेगी। स्नेहा बोली तो अभिमन्यु मान गया और वापस अनवी के रूम में चला गया। अभिमन्यु रूम में आया तो अनवी बड़े आराम से सो रही थी। अभिमन्यु रूम में लगे सोफे पर लेट गया और अनवी को निहारने लगा। अनवी को निहारते निहारते कब उसकी आंख लग गई उसे भी नहीं पता चला। अगली सुबह सुबह होते ही अनवी के फोन का अलार्म बज उठा। उसने अलार्म बंद किया और अंगड़ाई लेते हुए उठ गई। कल रात के बुरे सपने की स्मृति एक पल के लिए उसे झकझोर गई। उसकी नज़र सामने सोफे पर लेटे हुए अभिमन्यु पर गई तो वो उठकर उसके पास आ गई। जीने की नई अदा दी है, सदा खुश रहने की दुआ दी है। यह खुदा मेरे प्यार को सलामत रखना जिसने अपने दिल में मुझे पनाह दी है, अभिमन्यु को निहारते हुए अनवी बोली और फिर उसने अभिमन्यु का माथा चूम लिया। अनवी ने जैसे ही अपना माथा अभिमन्यु के चेहरे से दूर किया तो अभिमन्यु ने अपने होठों को आगे की ओर सिकोड़कर अनवी की ओर बढ़ा दिया। अभिमन्यु की सरकत से अनवी आंखें बड़ी करके हैरानी से उसे देखने लगी। अनवी जल्दी से हड़बड़ाहट में उठ खड़ी हुई और नजर चुराते हुए जाने लगी तो अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। क्या हुआ? दो ना, अभिमन्यु फिर से अपने होठों का रोल करते हुए बोला। वो मुझे अनवी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उधार रहा। अभिमन्यु ने अनवी को घबराते हुए देखा तो बोला और मुस्कुराते हुए उसने अनवी का हाथ छोड़ दिया। अभिमन्यु के हाथ छोड़ते ही अनवी बाथरूम की ओर भाग गई। उसे जाते देख अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। उसने अपना कोट उठाया और अपने घर की तरफ निकल गया। कुछ ही देर बाद अनवी बाथरूम से बाहर आई तो अभिमन्यु उसे वहां दिखाई नहीं दिया। वो उसे इधर उधर ढूंढने लगी। जीजू चले गए? किचन में खड़ी स्नेहा ने अनवी को इधर उधर देखते हुए देखा तो बोली। मिले बिना ही चले गए, अनवी बोली। ओह, तो अब हाले दिल यह हो गया है कि एक पल की जुदाई भी गवारा नहीं, स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली। हाँ, अनवी ने बस इतना ही कहा। ये ले, अपनी कॉफी पी और जल्दी से जाकर रेडी हो जा। कॉफी का मग अनवी की ओर बढ़ाते हुए स्नेहा बोली। अनवी ने भी स्नेहा के हाथ से मग ले लिया। इतनी उदास क्यों है? अनवी को देखते हुए स्नेहा बोली। एक अजीब सी उलझन है मेरे मन में, उदास सी, अनवी बोली तो स्नेहा उसकी ओर सवालिया नजरों से देखने लगी। उलझन? कैसी उलझन? स्नेहा ने पूछा।
इतने सालों बाद मैं दिल्ली जाऊंगी, मैं कैसे सबका सामना कर पाऊंगी? बस इसी बात की उलझन है। उदास सी अनवी बोली। तू घबरा मत, हम सब तेरे साथ हैं। और इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है तुझे, जो हर वक्त हर पल तेरे साथ साए की तरह खड़ा रहता है। अब जब अभिमन्यु ने तुम्हें न्याय दिलाने का ठान लिया है, तो वो तुझे न्याय दिलाकर ही मानेगा। और फिर तू वहाँ अनन्या राठौर नहीं, बल्कि अनवी अभिमन्यु राजपूत बनकर जा रही है। डरने की जरूरत तुझे नहीं, बल्कि उस सारा को है। सच में बहुत मजा आने वाला है। जब सारा तुझे जिंदा देखेगी, तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। और ये नज़ारा मुझे तो मिस नहीं करना। स्नेहा बोली। हाँ, अनवी ने इतना ही कहा। अब खड़ी क्या है, जा जाकर रेडी हो जा। याद है ना वैशाली आंटी ने क्या कहा था, कि लेट नहीं होना। स्नेहा बोली तो अनवी ने जल्दी से अपने हाथ में पकड़ा कप डाइनिंग टेबल पर रखा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। स्नेहा भी रेडी होने के लिए अपने रूम में चली गई। अनवी जल्दी कर, जीजू ने गाड़ी भेज दी है। स्नेहा अनवी के रूम का डोर नॉक करते हुए बोली। अनवी ने दरवाजा खोला तो सामने खड़ी स्नेहा उसे देखती ही रह गई। रेड डिजाइनर साड़ी में अनवी बहुत ही प्यारी लग रही थी। वाह, अब लग रही है राजपूत खानदान की ट्रेडिशनल बहू। स्नेहा बोली तो अनवी मुस्कुरा दी। फिर दोनों जल्दी से गाड़ी की ओर बढ़ गईं। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एयरपोर्ट पर पहुंच गई। अनवी और स्नेहा गाड़ी से उतरे और दोनों एयरपोर्ट के अंदर की ओर बढ़ गईं। लो, भाभी भी आ गईं। नमन ने अनवी को देखा तो बोला। नमन की बात सुनकर फोन पर बात कर रहा अभिमन्यु पीछे अनवी की ओर पलटा तो उसे देखता ही रह गया। अनवी की रॉयल लुक देखकर अभिमन्यु के साथ साथ बाकी सबकी नजरें भी अनवी पर ही थम गईं। अनवी ने राजेंद्र जी और वैशाली जी के पैर छुए तो राजेंद्र जी और वैशाली जी ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ उसके सिर पर रख दिया। फिर वैशाली जी ने अपनी आंख के कोने से काजल निकाला और अनवी के कान के पीछे लगा दिया। बहुत प्यारी लग रही हो, वैशाली जी बोली तो अनवी मुस्कुरा दी। अब चलें, वरना शुभ मुहूर्त का समय यहीं बीत जाएगा। राजेंद्र जी बोले तो सब अपने प्राइवेट प्लेन की तरफ बढ़ गए। क्या बात है, किसका कत्ल करने का इरादा है? अनवी के साथ चलते हुए अभिमन्यु बोला। आपका, अनवी बड़े प्यार से बोली और प्लेन के अंदर आ गई। अजी, हम तो कब से कत्ल हुए बैठे हैं, अभिमन्यु बोला और वो अनवी के पीछे पीछे प्लेन के अंदर आ गया। उसकी बात सुनकर अनवी मुस्कुरा दी और अपनी सीट की तरफ बढ़ गई। बाकी सब भी अपनी अपनी सीट्स पर बैठ गए। कुछ ही देर में प्लेन टेक ऑफ कर गया। दिल्ली, राठौर हाउस। अरे, आप लोग अभी तैयार क्यों नहीं हुए? आपको पता है ना कि भूमि पूजन में जाना है। रेडी होने के बाद सारा अपने रूम से बाहर आई तो मिस्टर और मिसेज राठौर से बोली। वो तेरे पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी तो देरी हो गई। सारा की माँ कविता जी बोली। क्यों, उन्हें शौक लग गया क्या? सारा बोली। क्या? कविता जी को सारा की बात समझ में नहीं आई तो वो बोली। हाँ, उन्हें तो हमेशा से यही लगता आया है कि उनकी बड़ी बेटी ही बिजनेस को आगे ले जा सकती थी। अब यह निकम्मी कामचोर बेटी उनके बिजनेस को आगे लेकर जा रही है, तो हो सकता है उन्हें शौक लग गया हो। सारा बोली। सारा, कैसी बातें कर रही है तू? भला किस माँ बाप को अपने बच्चे के आगे बढ़ने से खुशी नहीं होगी? कविता जी बोली। रहने दो कविता, जो समझना ही ना चाहे उसे समझाने का क्या फायदा। सारा के पिता अभिराज जी अपने कमरे के बाहर आते हुए बोले। मुझे देरी हो रही है, आप लोग जब रेडी हो जाओ तो बता देना, ड्राइवर को भेज दूंगी। सारा बोली और फिर वहां से चली आई। कविता जी और अभिराज जी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कविता जी की आंखों से आंसू छलक आए। ये तो नहीं सिखाया था हमने इसे, कविता जी बोली तो अभिराज जी ने उनके कंधे पर अपना हाथ रख लिया और उन्हें रेडी होने के लिए इशारा किया। कविता जी भी उदास मन से रेडी होने के लिए चली गईं। इधर राजपूत फैमिली भी दिल्ली पहुंच गई। दो गाड़ियां उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच गईं। वेलकम मिस्टर राजपूत, अभिमन्यु की ओर हाथ बढ़ाते हुए होटल का मैनेजर बोला। अभिमन्यु ने भी उससे हाथ मिलाकर उसे थैंक्स बोला। सब लोग गाड़ियों में बैठ गए। राजेंद्र जी, वैशाली जी और नमन एक गाड़ी में बैठ गए। अभिमन्यु, अनवी और स्नेहा दूसरी गाड़ी में बैठ गए। दोनों गाड़ियां उन्हें उनकी फैक्ट्री की साइड तक ले आईं। बहुत से गेस्ट वहां पर पहले से ही मौजूद थे। सारा और विवान भी उन गेस्ट में शामिल थे। कुछ देर बाद दोनों गाड़ियां आकर साइड पर रुकी तो सब लोग उस ओर देखने लगे। अभिमन्यु गाड़ी से उतरा तो विवान उसे हैरानी से देखने लगा। ये तो मुंबई में
दीपा की शादी में देखा था मैंने इसे। हाँ, अनबी का हस्बैंड है ये तो। दिमाग पर जोर देते हुए विवान बोला। बाओ, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा हैंडसम। अभिमन्यु को गाड़ी से उतरते देख सारा खुद से बोली और उसकी ओर बढ़ गई। सारा अभी 2 कदम आगे बढ़ी ही थी कि उसे गाड़ी से उतरते ही अनबी नजर आई। अनबी को देखकर सारा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अनन्या, सारा आंखें बड़ी करती हुई बोली। उसके कदम लड़खड़ा गए और वो अपनी जगह से 2 कदम पीछे हट गई। उसका चेहरा पसीने से भर गया। उसकी आंखों में डर उमड़ आया और गला बुरी तरह से सूखने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अनन्या को तो मैंने अपने हाथों से। सारा खुद से बोली। विवान ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो डर गई। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? घबराई सी सारा को देखकर विवान ने उससे पूछा। वो अनन्या? सारा अनबी की तरफ इशारा करते हुए बोली। वो अनन्या नहीं है। उसकी बस शक्ल ही अनन्या से मिलती है। विवान बोला तो सारा आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। तुम्हें कैसे पता? सारा ने विवान से पूछा। यह सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आ रही। क्या टेक्सटाइल ने अपने एम्प्लॉय और उनकी पत्नी को क्यों भेजा है अपनी फैमिली के साथ? विवान बोला तो सारा उसकी ओर देखने लगी। उसे सारी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। इधर मीडिया को जैसे ही पता चला कि राजपूत फैमिली साइट पर पहुंच चुकी है तो उन्होंने अभिमन्यु के इर्द गिर्द घेरा बना लिया। मीडिया को रोकने के लिए राजपूत फैमिली के लिए बॉडीगार्ड्स आगे आ गए और उन्होंने राजपूत फैमिली के चारों ओर एक सुरक्षित घेरा बना लिया। आप सबको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन भूमि पूजन के बाद, राजेंद्र जी बोले और मीडिया को पीछे छोड़ते हुए अपने परिवार के साथ आगे बढ़ गए। वहां मौजूद पंडित जी राजपूत फैमिली का ही इंतजार कर रहे थे। राजेंद्र जी अपने परिवार के साथ कुछ आगे बढ़े तो वहां एक आदमी खड़ा उन्हीं के आने का इंतजार कर रहा था। उस आदमी की नजर राजेंद्र जी पर गई तो उन्होंने जोर से एक विसिल बजा दी, जिससे वहां खड़े बैंड वालों ने बैंड बजाना शुरू कर दिया। आजा मेरे यार। वो आदमी आकर राजेंद्र जी के गले से लग गया। कैसा है तू? और यहाँ आने में तुझे कोई दिक्कत तो नहीं हुई? उस आदमी राजवीर सिंह ने राजेंद्र जी से पूछा। राजवीर सिंह राजेंद्र जी के जिगरी दोस्त है। यहाँ दिल्ली में उनका होटल है। राजेंद्र जी अपनी फैमिली के साथ उनके ही होटल में रुके थे। यहाँ भूमि पूजन का सारा इंतजाम भी उन्होंने ही करवाया था। तेरे होते हुए कोई दिक्कत कैसे हो सकती है? राजेंद्र जी बोले। सत श्री अकाल वीर जी। वैशाली जी राजवीर जी से बोली। सत श्री अकाल पाभी जी। कैसे हो आप सब? राजवीर जी ने वैशाली जी से पूछा। सब बढ़िया। वैशाली जी मुस्कुराते हुए बोली। थैंक्स अंकल, इतने कम टाइम में आपने इतना अच्छा इंतजाम करवा दिया। अभिमन्यु बोला। ओए, थैंक यू बोलना अपने पापे को, मैनू नहीं। तू तो बस आकर मेरे गले लग जा। राजवीर जी अभिमन्यु से बोले तो अभिमन्यु मुस्कुराते उनके गले से लग गया। ओए, ये कुड़ी कौन है? राजवीर जी की नजरें अनबी पर गईं तो उन्होंने पूछा। ये अनबी है वीर जी, हमारी होने वाली बहू और अभिमन्यु की होने वाली पत्नी। वैशाली जी बोली तो अनबी ने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार कर दिया। ओए, एक होते दा पुत्र ऐना बड़ा हो गया कि इसकी बहू भी आ गई। राजवीर जी खुश होते हुए बोले तो राजेंद्र जी उनकी ओर देखने लगे। ओए, होता किसको बोला तूने? राजेंद्र जी राजवीर से बोले। तैनू? राजवीर जी बोले तो राजेंद्र जी का मुंह बन गया और बाकी सब हंस दिए। अब चलो जल्दी, पूजा का मुहूर्त बीता जा रहा है। इससे पहले कि पंडित जी दूसरे मुहूर्त पर भाग जाएं, जल्दी से पूजा शुरू कर लो। राजवीर जी बोले तो सब हंसने लगे। पंडित जी ने पहले से ही पूजा की सारी तैयारियां कर ली थी। अनवी और अभिमन्यु दोनों पूजा में बैठ गए। गणपति भगवान का आवाहन करने के बाद पंडित जी ने पूजा शुरू की। अभिमन्यु और अनवी को पूजा में बैठते देखकर विवान और सारा हैरानी से उन्हें देखने लगे। ओह, तो मतलब ये अभिमन्यु राजपूत है। लेकिन उस दिन पार्टी में ये आर्ट टेक्सटाइल का एम्प्लॉय बनकर क्यों आया था? कई तरह के सवाल विवान के दिमाग में घूमने लगे। वहीं दूसरी ओर अनवी को देखकर सारा के मन में एक तूफान चल रहा था। अगर ये अनन्या है तो अभी तक इसने कुछ कहा क्यों नहीं? ये इतनी शांत क्यों है? और अब तक कहाँ थी ये? नहीं नहीं, ये अनन्या कैसे हो सकती है? उसकी तो आधी जली हुई बॉडी भी मिली थी। क्या करूं? कैसे पता लगाऊं कि यह अनन्या है या कोई और? अनवी को घूरते हुए सारा अपने मन में बोली। पूजा करने के बाद
पूरब दिशा में अभिमन्यु ने फावड़ा चलाकर खुदाई की और अनवी ने वहाँ कलश की स्थापना की। कलश रखने के बाद पंडित जी ने सबका मुंह मीठा करवाया। तो अब मीडिया से कुछ बात हो जाए, राजवीर जी अभिमन्यु से बोले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभिमन्यु राजवीर जी से बोला। क्या सारा यहाँ मौजूद है? अभिमन्यु ने अनवी से पूछा। तो अनवी ने इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई। अनवी की नज़र सारा पर पड़ी तो वहीं थम गई। एक पल के लिए अपनी बहन को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। बचपन से लेकर जवानी तक के वो सारे पल उसे याद आ गए जो उसने सारा के साथ बिताए थे। लेकिन अगले ही पल उसे सारा का वो राक्षसी रूप याद आ गया जो उसने 2 साल पहले देखा था। अनवी की आंखों में नमी के साथ साथ गुस्सा भी भर गया। कहाँ खो गई? बताओ ना, क्या सारा यहाँ मौजूद है? अब मनु ने अनवी से पूछा। हाँ, अनवी सारा से अपनी नजरें हटाते हुए बोली। तो चलें? अभिमन्यु ने अपना हाथ अनवी की ओर बढ़ा दिया। अनवी ने भी अभिमन्यु के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अभिमन्यु अनवी को लेकर उस ओर बढ़ गया जहां राजवीर जी ने मीडिया से बातचीत का इंतजाम किया था। अभिमन्यु अनवी को लेकर वहां लगे स्टेज पर आ गया और बाकी सारे परिवार वाले भी उनके साथ स्टेज पर आ गए। सबने अपनी अपनी कुर्सियां संभाल ली। गुड मॉर्निंग दिल्ली, आप सब लोग यहाँ हमारे इनविटेशन पर यहाँ आए हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभिमन्यु माइक संभालते हुए बोला। सर, आपने दिल्ली को चुना अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए, कोई खास वजह? एक रिपोर्टर ने अपना सवाल पूछा। दिल्ली खुद में ही खास है, अभिमन्यु बोला। सर, सुना है आप शादी कर रहे हैं, दूसरे रिपोर्टर ने अपना सवाल पूछा। जी बिल्कुल सही सुना है आपने, अनवी मेहरा से मेरी शादी होने जा रही है और वो इस फैक्ट्री की सीईओ के रूप में यहाँ काम करेंगी। अभिमन्यु अनवी से सबको इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोला। अभिमन्यु की बात सुनकर एक पल के लिए सारा थोड़ी रिलैक्स हुई, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल उसके मन में दौड़ रहे थे। इधर कविता जी और अविराज जी ने अनवी को देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दिल्ली में फैक्ट्री खोलने का एक और मकसद भी है हमारा, अनवी माइक संभालते हुए बोली। तो स्नेहा आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। मकसद? क्या मकसद है मैम, प्लीज डिटेल में बताइए, एक रिपोर्टर अपनी जगह से उठते हुए बोला। मिस सारा राठौर, अनवी बोली। तो सारा की आंखें हैरानी से और बड़ी हो गईं। सारा के साथ साथ विवान, मिस्टर और मिसेस राठौर भी हैरानी से अनवी को देखने लगे। अनवी के मुंह से अपना नाम सुनकर सारा की रूह कांप गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।